हेलो स्टूडेंट, मैं जयप्रकाश स्वामी आज आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री का अगला टॉपिक। आज हम बात करेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में। ठीक है, देखिए स्लेटर नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने ये बताया कि किसी नाभिक का बाहरी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश लगता है, किसी नाभिक का बाहरी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश लगता है उसको हम कहते हैं नाभिकीय आवेश। ठीक है, लेकिन क्या होता है कई बार कि जितना बाहरी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का जो आवेश लगता है वो एक्चुअल में उतना नहीं होता। ये जो आंतरिक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो आंतरिक कोश में होते हैं, ये बाहरी इलेक्ट्रॉन की जो नाभिक की आवेश है उसका मान कम कर देते हैं। तो जो एक्चुअल नाभिकीय आवेश लगता है उसको हम प्रभावी नाभिकीय आवेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो बाहरी इलेक्ट्रॉन का नाभिक से जो आकर्षण बल है वो एक्चुअल में उतना नहीं होता। ये जो आंतरिक इलेक्ट्रॉन है ये नाभिकीय आकर्षण को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, या हम कह सकते हैं परिरक्षित इसको हम करते हैं। तो आंतरिक इलेक्ट्रॉन का बाहरी इलेक्ट्रॉन के प्रति ये जो प्रतिकर्षण है, इसके कारण जो नाभिकीय आवेश का मान है वो कुछ कम हो जाता है, और ये जो एक्चुअल नाभिकीय आवेश है इसको हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, चलिए और इसको किस के द्वारा डिनोट किया जाएगा, ZEFF के द्वारा डिनोट किया जाता है, जेड इफेक्टिव के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। अब देखिए आप, मैंने अभी नाम लिया था, स्लेटर नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने इसको अच्छी प्रकार से समझाने के लिए एक स्थिरांक की गणना भी की थी, एक स्थिरांक के बारे में बताया था जिसको हम स्लेटर स्थिरांक, या इसका दूसरा नाम होता है आवरण स्थिरांक। ठीक है, इसको हम स्लेटर स्थिरांक या आवरण स्थिरांक के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम डिनोट करेंगे एस के द्वारा। ठीक है, इसको एस के द्वारा डिनोट किया जाता है। देखिए स्लेटर स्थिरांक या आवरण स्थिरांक क्या है, जो नाभिक का जो ये नाभिकीय आकर्षण होता है, या आप कह सकते हो नाभिकीय आवेश जो होता है, ठीक है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको हमें स्लेटर स्थिरांक या आवरण स्थिरांक के नाम से जानते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, S बराबर क्या होगा, नाभिकीय आवेश को मैं जेड से डिनोट करता हूं और प्रभावी नाभिकीय आवेश को मैं जेड इफेक्टिव से डिनोट करता हूं, ZEFF। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा इसको हम डिनोट करेंगे S के द्वारा। इसको हम क्या कहते हैं, आवरण स्थिरांक या स्लेटर स्थिरांक। ठीक है, अब देखिए या हमें जेड इफेक्टिव का मान अगर निकालना हो, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान निकालना हो, तो मैं क्या लिख सकता हूं, जेड इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएगा, जेड माइनस एस हो जाएगा। अगर जेड के मान में से अगर स्लेटर स्थिरांक का मान कम कर दिया जाए तो यहां हम प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आपकी अगली हेडिंग आती है आवरण स्थिरांक की गणना। ठीक है, आवरण स्थिरांक की गणना किस प्रकार से की जाती है, तो स्लेटर ने इसके कुछ नियम बताए थे गणना के। वो नियम क्या क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो पहला तो नियम ये है कि जो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन हैं, केवल आंतरिक कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ही केवल क्या करते हैं, बाहरी इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण करते हैं, बाहरी इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण करते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि
परिरक्षण केवल आंतरिक इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होगा, इसमें बाहरी इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होगा। जैसे मान लियो ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए परिरक्षण देखता हूँ, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन के परिरक्षण में इस इलेक्ट्रॉन का तो योगदान होता है, लेकिन इसका कोई योगदान नहीं होता। हमेशा आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन ही बाहरी इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण करते हैं, मतलब आवेश का मान क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बात आती है। अब देखिए किस प्रकार से इसकी हम गणना करते हैं, कैलकुलेशन इसकी किस प्रकार से होती है। दूसरी मैं बात करता हूं एस व पी ऑर्बिटल, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी ऑर्बिटल में हो तो इनके लिए स्मॉल एस की गणना करने के लिए जो रूल है वो क्या है आप देखिए। अगर एस व पी कक्षक में अंतिम इलेक्ट्रॉन आता है तो जो अन्वा कोश है ठीक है, अन्वय कोश में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए जो अस का मान होगा वो बराबर होगा 0.35 के, ठीक है, 0.35 के बराबर होगा। अगर n-1वां कोश आ जाए, n-1वां जो कोश है उसके लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए जो अस का मान होता है वो 0.85 के बराबर होता है। ठीक है, और अगर n-2 आ जाए या n-3, 4, 5 जो भी आंतरिक कोश हो, उन सभी के लिए जो मान आता है वो आता है यहाँ पे 1 के बराबर। ठीक है, मतलब अगर S और P कक्षक में अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा हो तो जो अन कोश है, अन कोश मतलब जो अंतिम कोश है, उसके लिए तो S का मान प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 गिना जाएगा। अगर n-1वां कोश है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए जो S का मान है वो 0.85 गिना जाएगा। और जो n-2 या n-3, 4 जितने भी आंतरिक कोश आते हैं उन सभी के लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर मान 1 गिना जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। चलिए अब अगर मैं बात करता हूं, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन d या अप में चला जाए, तो अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन d या अप में जाता है अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन d या अप में जाता है तो क्या होगा, तो जो अन्वा कोश है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए S का जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.35 के लिए। ठीक है, अगर D या अप में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है तो जो अन्वा कोश होगा उसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए जो S का मान होता है वो 0.35 के बराबर होता है। और अगर मैं n-1, 2, 3, 4, 5 जितने भी आंतरिक कोश होते हैं उन सभी के लिए जो इसका मान आता है वो यहाँ पे 1 के बराबर हमें काउंट करना है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में बात आती है कि जो वनस कक्षक है, वनस कक्षक के लिए अगर आप काउंट करें, वनस कक्षक के लिए जो इसका मान है वो यहाँ पे आपका बराबर होगा 0.35 के बराबर होगा। वनस के वनस का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जो S का मान होता है वो 1 के बराबर काउंट किया जाता है। ठीक है, और अगर आप हाइड्रोजन के वनस की बात करो तो हाइड्रोजन के वनस जो कक्षक है उसके लिए S का जो मान होगा वो आपका 0.05 के बराबर होगा। ठीक है, मैं वापस बता देता हूं, जो वनस आपका कक्षक है
उसमें एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के प्रति जो s का मान होगा वो 1 के बराबर काउंट किया जाएगा। और जो हाइड्रोजन का वनस कक्षक है, अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का जो वनस कक्षक है उसके लिए जो s का मान होगा वो 0.05 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए ये आते हैं इसके सारे नियम। अब इन नियम के अनुसार हमें s का मान कैलकुलेट करना होता है और s का मान कैलकुलेट करने के बाद हमें प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना कर सकते हैं। इस प्रकार का एक न्यूमेरिकल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमें कह दिया जाए कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के लिए आपको प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना करनी है। ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए आपको प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना करनी है। चलिए किस प्रकार से करेंगे, देखिए आप पहले तो हमें लिखना होगा एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे किस प्रकार से लिखना है कि जो कोष हैं, एक कोष के सभी कक्षक जितने भी हैं उन सारों को एक साथ में लिखना है। एल्यूमिनियम है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। देखिए इसमें तो देखने की आवश्यकता ही नहीं है, जितने भी एक कोष के सभी जो कक्षक हैं वो सारे के सारे एक साथ ही लिखे हुए हैं। ये 1 वाला आ गया, ये 2 वाला आ गया, ये आ गया आपका 3 वाला। ठीक है, अब हमें देखना है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से कोष में जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, P के अंदर जा रहा है। तो रूल नंबर कौन सा फॉलो होगा, रूल नंबर दूसरा फॉलो होगा। ठीक है, चलिए तो रूल नंबर दूसरे के अनुसार हमें क्या करना है, अब इसमें अनवा कोष कौन सा हो गया, तीसरा हो गया, और n-1 कौन सा हो गया, दूसरा हो गया, और n-2 कौन सा हो गया, पहला हो गया। ठीक है, तो अनवा कोष, तो अनवे कोष में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए s। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अनवे कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम काउंट करना है। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम काउंट करना है। ये कम काउंट क्यों करते हैं कि जिस इलेक्ट्रॉन के लिए ये बात गिनी जा रही है, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए ये, जैसे मान लीजिए 2 हो गए, ये आपके 8 हो गए। ठीक है, और ये आपके हो गए 3। तो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए ये प्रभावी नाभिकीय आवेश देखा जा रहा है उस इलेक्ट्रॉन को कभी काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, इसलिए हमेशा जो अनवा कोष है, अनवे कोष में ये जो मान है वो 1 कम लिखते हैं, हमेशा 1 को कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए अनवा कोष कौन सा हो गया, यहाँ पे तीसरा कोष हो गया, है ना। अब तीसरे कोष में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 1 3 है, लेकिन हमें 3 नहीं लिखने, हमें यहाँ पे 2 ही लिखने हैं। तो 2 गुणा 0.35, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.70। ठीक है, चलिए अब दूसरा मैं बात करता हूँ n-1वें कोष के लिए। तो n-1वें कोष के लिए s का मान आपको कितना बताया था। अब देखिए n-1 में है कितने, भाई तीसरा अनवा कोष है, तो n-1वां कोष कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। अब दूसरे कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन को मैं गुणा करूँगा किससे, 0.85 से। 8.5 से आप गुणा कर लो, 0 4 6.80 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आप n-2वें कोष के लिए, n-2वें कोष के लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना काउंट करना है, हमें 1 काउंट करना है। और n-2 के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हैं।
तो 2 को मैं किससे गुणा कर दूंगा, 1 से गुणा कर दूंगा, तो ये आपका कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब फाइनली हमें कितना काउंट करना है, टोटल जो इसका मान होगा वो इन तीनों को हमें जोड़ लेंगे। 0 7 और 8 15 8 1 9, तो ये आ गया आपका टोटल जो अस का जो कुल मान है वो 9.50 आ गया। ठीक है, 9.50 आ गया। अब देखिए अब ये तो अस का मान आया है, हमें तो किसका मान निकालना है, हमें तो मान निकालना है जेड इफेक्टिव का, हमें तो प्रभावी नाभिकीय आवेश निकालना है। तो जेड इफेक्टिव बराबर कितना होता है, जेड माइनस एस होता है। ठीक है, अब जेड का मान एल्यूमिनियम के लिए कितना हो जाएगा, जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा उतना ही जेड का मान होगा। तो जेड का मान कितना हो गया, 13 हो गया। अब 13 में से आपको क्या करना है, ये जो भी आपका आया है वो आपको घटाना है। 13 में से 9.50 घटा दिया तो आपका ये बच गया 3.50। ये आपका जेड इफेक्टिव का मान होगा। ठीक है, जेड इफेक्टिव का मान कितना आ गया आपका, कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने, हाँ ठीक है चलिए, तो ये आपका आ जाएगा मान 3.50। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, हमें कौन सा एग्जाम्पल लें, जैसे आपको कह दिया जाए कि क्लोरीन के थ्रीएस इलेक्ट्रॉन के लिए, क्लोरीन के 3s इलेक्ट्रॉन के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्लोरीन के 3s इलेक्ट्रॉन के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज्ञात करना है। देखिए सब कुछ वैसे ही करना होगा, पहले तो हमें लिखना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोरीन का। क्लोरीन कितने पे आता है, 17 पे आता है, तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p5 हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की गई है, 3s इलेक्ट्रॉन के लिए काउंट करना है। अगर आप 3s इलेक्ट्रॉन के लिए काउंट करो तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको केवल इतना ही कहता कि क्लोरीन के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना कीजिए, तब तो इस ऑर्बिटल का रोल होता, लेकिन अब इस ऑर्बिटल का कोई रोल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि जो बाहरी वाले होते हैं उनके लिए ये वैल्यू काउंट नहीं की जाती। ठीक है, तो अब देखिए आप, लेकिन ये काउंट करेंगे हम, इसको कैंसिल नहीं करेंगे, ये तो बात रह जाती है अन्वय कोश की ही। अगर यहाँ पे और ऑर्बिटल अगर कुछ होते तो उसको फिर काउंट नहीं करते, इसको तो काउंट करना पड़ेगा क्योंकि ये तो अन वाला ही आ गया। ठीक है, अब 3s की बात की है इसने, तो 3s के 1 इलेक्ट्रॉन की बात की। अब टोटल कितने हैं यहाँ पे, 5 और 2 7, हम कितने काउंट करेंगे, 6 काउंट करेंगे। तो 6 को तो हम गुणा कर देंगे किससे, 0.35 से। ठीक है, बाकी n-1 में कितने रह जाएंगे, n-1 के अंदर 8 है, तो 8 को हम किससे काउंट कर देंगे, 0.85 से। और तीसरा क्या रह जाएगा, 2 को गुणा करना है 1 से, तो ये आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 6.080, और ये आपका आ जाएगा 2.10। चलिए ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इन तीनों को क्या कर देंगे, हम आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद हम इसको किस में से घटा देंगे, 17 में से घटा देंगे। ये आपका आ जाएगा प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी का भी प्रभावी नाभिकीय आवेश की कैलकुलेशन कर सकते हैं।